ईश्वर ने कई महान काम के लिए मुझे चुना है। मैंने संसद में बैठ करके महिलाओं को मुक्ति, नारी को शक्ति देने का अधिनियम पारित करवा दिया, देश की महिलाओं को आजादी दिला दी। ये बातें मेरी नहीं, इस देश के प्रधानमंत्री की हैं। इस देश के प्रधानमंत्री जो अब महिलाओं को आरक्षण दिए जाने के अपने काम को चुनावी भाषण में अब इस्तेमाल करते हुए देश की महिलाओं को एक पैगाम देना शुरू कर चुके हैं कि आप हमें वोट देना, क्योंकि हमने आपकी मुक्ति के लिए कितना काम किया है। आज भोपाल में देश के प्रधानमंत्री ने एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए विपक्ष पर कई गंभीर आरोप लगाए, जिन आरोपों में से एक आरोप यह था कि महिलाओं को बांटने के लिए, माताओं बहनों को आपस में बांटने के लिए अब विपक्षी इन्हें बांट करके आपस में अलग कर देना चाहते हैं। जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोटा विद इन कोटा यानी ओबीसी रिजर्वेशन के मसले पर बिना नाम लिए प्रकारांतर से अपने टिप्पणी कर रहे थे। क्या वाकई महिलाएं एक ही आइडेंटिटी हैं? क्या वाकई एक कानून से देश भर की सारी महिलाओं को एक जैसा फायदा मिल जाएगा? क्या इस देश में महिलाएं विपक्षी गठबंधनों के द्वारा बांटी जा रही हैं? क्या इस देश की महिलाएं आपस में पहले से बंटी हुई नहीं है? क्या इस देश में थोड़ी सी महिलाएं बहुत ताकतवर और बहुत ज्यादा आबादी की महिलाएं बहुत कमजोर स्थिति में नहीं है? कौन बांटा महिलाओं को? किसने बांट कर रखा महिलाओं को? और इस बंटवारे को पर्दा डाल करके किसके पक्ष में यह कहा जा रहा है कि महिलाओं को बांटने वाले लोग महिला विरोधी हैं? असल में महिलाओं पर बात करते हुए, महिला आरक्षण विधेयक पर बात करते हुए, बंटवारे कोटे विद इन कोटा पर बात करते हुए अब एक नया विमर्श खड़ा होता दिख रहा है। आइए इसका विश्लेषण करें कि महिलाओं की स्थिति इस देश में क्या है और प्रधानमंत्री ने अपने भाषण में इस पूरे मसले को किस दिशा से विश्लेषित किया। स्वागत है आपका मेरे इस YouTube चैनल पर। एक नागरिक की जैसे कई पहचान होती है, वैसे ही हर एक पहचान अलग अलग और कई पहचानों से जुड़ी होती है। मैं एक मनुष्य हूं, ये मेरी एक पहचान है। मैं मनुष्य में पुरुष हूं, ये दूसरी पहचान है। पुरुष में भी एक ओबीसी हूं, ये तीसरी पहचान है। ओबीसी में मैं आजमगढ़ का रहने वाला हूं, ये चौथी पहचान है। मैं भोजपुरी भाषिक क्षेत्र का हूं, ये अलग अलग पहचान है। मैं शिक्षित हूं, ये अलग पहचान है। मैं उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूं, ये अलग पहचान है। मैं भारतीय हूं, ये अलग पहचान है। कई तरह की पहचान मिल करके एक व्यक्ति के पहचानने के टूल बनते हैं। ऐसे में यह कह देना कि महिला एक ही पहचान है, सारी महिलाएं एक जैसी हैं, यह आपके बौद्धिक हल्केपन और उथलेपन का परिचायक है। इसका उदाहरण देते हुए सबसे पहले मैं एक अपनी प्रिय कवित्री निर्मला पुतुल की कविता आपको सुनाना चाहता हूं। क्या तुम जानते हो, क्या तुम जानते हो, पुरुष से भिन्न एक स्त्री का एकांत, घर, प्रेम और जाति से अलग एक स्त्री को उसकी अपनी जमीन के बारे में बता सकते हो तुम? बता सकते हो सदियों से अपना घर तलाशती एक बेचैन स्त्री को उसके घर का पता? क्या तुम जानते हो अपनी कल्पना में किस तरह एक ही समय में स्वयं को स्थापित और निर्वासित करती है एक स्त्री? सपनों में भागती एक स्त्री का पीछा करते कभी देखा है तुमने उसे? रिश्तों के कुरुक्षेत्र में अपने आप से लड़ते, तन के भूगोल से परे एक स्त्री के मन की गांठें खोलकर कभी पढ़ा है तुमने उसके भीतर का खौलता इतिहास? पढ़ा है कभी उसकी चुप्पी की दहलीज पर बैठ शब्दों की प्रतीक्षा में उसके चेहरे को, उसके अंदर वंश बीज बातें क्या तुमने कभी महसूसा है उसकी फैलती जड़ों को अपने भीतर? क्या तुम जानते हो एक स्त्री के समस्त रिश्ते का व्याकरण? बता सकते हो तुम एक स्त्री को स्त्री दृष्टि से देखते उसके स्त्रीत्व की परिभाषा? अगर नहीं तो फिर जानते क्या हो तुम रसोई और बिस्तर के गणित से परे एक स्त्री के बारे में? निर्मला पुतुल के इस कविता के बहाने अब मैं इस पर बात करना चाहता हूं कि भारत के प्रधानमंत्री ने एक चुनावी रैली में भोपाल मध्य प्रदेश में भाषण देते हुए
एक आरोप लगाया कि जो लोग कोटा विद इन कोटा के तहत महिलाओं के 33% आरक्षण में से ओबीसी महिलाओं के अलग से आरक्षण प्रावधान की मांग कर रहे हैं, वे लोग असल में माताओं बहनों को, महिलाओं को आपस में बांटना चाहते हैं। इसका विश्लेषण करते हुए आज हम इस पर बात करना चाहते हैं कि क्या इस देश में महिलाएं बटी नहीं हैं, और अगर भारतीय जनता पार्टी की यही वैचारिक लाइन है तो क्या उमा भारती उसी भारतीय जनता पार्टी की नेता नहीं है? क्या उमा भारती ये सवाल नहीं पूछ रही कि ओबीसी महिलाओं का कोटा लागू किए बिना हम महिला आरक्षण विधेयक नहीं लागू होने देंगे? हम इस देश के प्रधानमंत्री से ये मांग करते हैं कि वो भोपाल आए तो महिला आरक्षण विधेयक में ओबीसी के कोटे पर जरूर अपनी बात रखें। क्या उमा भारती नरेंद्र मोदी की वैचारिक सहयात्री नहीं है? क्या उमा भारती उस राम मंदिर आंदोलन का चेहरा नहीं थी जिसकी रथ यात्रा में नरेंद्र मोदी भी एक चेहरा थे? क्या उमा भारती अटल बिहारी वाजपेयी और लाल कृष्ण आडवाणी की प्रिय नहीं रही? क्या उमा भारती मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री नहीं रही? क्या उमा भारती कैबिनेट की मंत्री नहीं रही? और अगर सब यात्रा आपके साथ है नरेंद्र मोदी जी, तो ये उमा भारती क्यों मांग कर रही हैं कि आपका फैसला गलत या अधूरा है जब तक ओबीसी महिलाओं को कोटा न मिल जाए? इस कोटे का लाभ केवल थोड़ी सी ताकतवर महिलाएं ही ले पाएंगी। नरेंद्र मोदी जी, क्या आपने अनुप्रिया पटेल से यह नहीं पूछा कि आप हमारे गठबंधन दल की सहयोगी हैं, आप भी कोटे में कोटे की मांग करते हुए ओबीसी महिला का जिक्र क्यों कर रही हैं जब सारी महिलाएं एक जैसी होती हैं? असल में नरेंद्र मोदी जी, यहां आप गलत हैं। जो उस पृष्ठभूमि से आया है, अगर जमीर जाग गया उमा भारती का, अनुप्रिया पटेल का, और असल में ये कोई जमीर जागा भी नहीं है। अनुप्रिया पटेल को पता है कि मुझे वोट मांगने वाराणसी, सोनभद्र, चंदौली, मिर्जापुर जाना पड़ेगा ना। उमा भारती को पता है कि मैं हाशिए पर ढकेल दी गई, मैंने राम मंदिर आंदोलन में इतना बड़ा काम किया, मैं प्रिय रही उन लोगों की, मैं आरएसएस की कैडर रही, और आज मैं हाशिए पर। शायद उमा भारती अपना राजनीतिक भविष्य भी तलाशना चाह रही हूं, लेकिन फिलहाल वो एजेंडा तो सही उठा रही हैं। जैसे कांग्रेस के राहुल गांधी माफी मांग रहे हैं कि 2010 में हमसे गलती हुई कि हमने महिला आरक्षण विधेयक जो उस समय पास कराना चाहा उसमें ओबीसी को जगह नहीं दी। ठीक बात है, कांग्रेस को भी ओबीसी का वोट चाहिए, लेकिन कम से कम दिल बड़ा करके राहुल गांधी माफी तो मांग रहे हैं कि अब हम महिला आरक्षण में कोटा विद इन कोटा की बात करेंगे। यही तो इस देश को शरद यादव समझाना चाह रहे थे, लालू प्रसाद यादव समझाना चाह रहे थे, मरहूम नेताजी माननीय मुलायम सिंह यादव जी समझाना चाहते थे, मगर इस देश के लोगों ने, कुलीन एलीट अंग्रेजी दांव पत्रकारों ने और समर्ण लोगों ने क्या क्या नहीं अपमानित किया। उन्हें विलन बनाकर पेश किए गए ये लोग, और आज बीजेपी के भीतर से आवाज उठ रही है उमा भारती जैसे नेताओं की कि अगर आप ओबीसी कोटा नहीं लागू करेंगे तो हम इस महिला आरक्षण विधेयक को लागू नहीं होने देंगे। नरेंद्र मोदी जी, फिर आपने ये भोपाल में कैसे कह दिया कि सारी महिलाएं एक जैसी हैं और कोई माताओं बहनों को आपस में बांटना चाह रही है? घमंडिया ये विपक्षी दल। मोदी जी कहते चले गए कि 30 साल से ये रोके रखे और देखना अगर ये चुनकर आ गए तो फिर से रोक देंगे। धमका करके वोट लेना चाह रहे हैं नरेंद्र मोदी जी। क्या आपको लगता है कि इस देश की महिलाएं समझती नहीं है कि कोई झूठ बोलकर कह दे कि 29 में मिलेगा कि 39 में मिलेगा, यही नहीं पता हो? आपको वोट देने के लिए महिलाएं जो जागरूक हैं वो क्या ये नहीं पूछेंगे कि मोदी जी ऐसा तो नहीं है, हाथरस की बेटी जब बलात्कार की शिकार हुई तो उसको लेकर अलग धारणा समाज में रही और बाकी जगह पर अलग धारणा समाज में रही? क्या ये बात नरेंद्र मोदी जी आप नहीं जानते कि बलात्कार की शिकार कोई भी महिला हो सकती है, लेकिन अगर बलात्कारियों को पता हो कि ये महिला दलित है, आदिवासी है, तो यातना, क्रूरता, निर्ममता, अमानवीयता कई गुना अपने आप बढ़ जाती है। क्या नरेंद्र मोदी जी आपको नहीं पता कि इस देश में महिलाओं की स्थिति क्या है और आप ये धमकाना चाह रहे हैं कि ये महिला विरोधी हैं? मैं आपके सामने एक आंकड़ा रख रहा हूं। आर्थिक सर्वेक्षण 2018 कहता है कि इस देश की कुपोषण की जद में भारत की 51% महिलाएं, 51% महिलाएं कुपोषण की जद में हैं। महिलाओं में खून की कमी है। 2015-16 का राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण कह रहा है
कि 6 से 23 महीने की आयु के शिशुओं में से एक केवल पर्याप्त उसको मौका मिल रहा है। कामकाजी महिलाओं में कमी हो रही है, आर्थिक सर्वेक्षण 2018 का कह रहा है। आपने तो आंकड़े भी रोक लगा दिए। क्या नरेंद्र मोदी जी आपको यह बात नहीं पता कि इस देश की आदिवासी महिलाओं में 80% तक महिलाएं मॉलन्यूट्रिशन के शिकार हैं, कुपोषण के शिकार हैं, खून की कमी की शिकार इस देश के दलित पिछड़ी जितनी महिलाएं इस देश में खून की कमी कुपोषण के शिकार हैं, उसमें 90 से 95% महिलाएं दलित और आदिवासी और पिछड़े घरों की हैं। क्या इस देश में आपको नहीं पता कि शिक्षा की वंचना सबसे ज्यादा महिलाओं के साथ हुई है और आप सारी महिलाओं को एक जैसी कर रहे हैं? एक महिला वो हैं जिनको आपने संसद भवन के उद्घाटन में चमकते चेहरे के रूप में स्टार बना करके खड़ा कर दिया। वहां ईंट पाथने वाली, कोई गोबर उठाने वाली, कोई मैला ढोने वाली, कोई खेत में काम करने वाली, कोई ईंट पत्थर को सर पर रखकर अपने बच्चों का पालन पोषण करने वाली, कोई चूल्हे बर्तन के धुएं में अपने को मिटा देने वाली, ऐसी महिलाएं कहां थी आपके नए संसद भवन में? क्यों नहीं आपने उनको बुलाया? क्या ये महिलाओं का फर्क नहीं? ये चेहरे अलग नहीं? ये उनकी पृष्ठभूमि अलग नहीं है? क्या ये महिलाएं बटी हुई नहीं है? क्या आपको नहीं पता कि इस देश में महिलाओं की भागीदारी अगर SC ST OBC में मान लिया जाए तो वो 4-5% से ज्यादा नहीं है? क्या आपको नहीं पता नरेंद्र मोदी जी कि महिलाओं में बंटवारा ऑलरेडी है और आप कह दिए कि सारी महिलाएं एक जैसी? माना कि आपने गिनाया कि शौचालय आपने दिया, माना कि आपने गिनाया कि बैंकों में खाते महिलाओं के आपने खुलवाए, माना कि आपने गिनाया कि उज्ज्वला गैस योजना के तहत गैस सिलेंडर देकर के धुएं के आतंक से महिलाओं को आपने बचाया, माना कि आपने द्रौपदी मुर्मू जी एक आदिवासी महिला को पहली बार इस देश के राष्ट्रपति के ओहदे तक पहुंचाया। मगर नरेंद्र मोदी जी, आपको नहीं पता कई शौचालय आपके भ्रष्टाचार के शिकार हैं। कहीं इमारत है तो पानी नहीं, कहीं पानी है तो इमारत नहीं। क्या आपको नहीं पता नरेंद्र मोदी जी की उज्ज्वला के सिलेंडर जो आपने दिए उसमें रेट 1200 बढ़ा दिया तो बहुत ज्यादा प्रतिशत उज्ज्वला गैस सिलेंडर का अब बिना भरे चुपचाप ऐसे ही वापस धुएं तक लौट चुकी हैं महिलाएं? क्या नरेंद्र मोदी जी आपको यह नहीं पता कि जिस द्रौपदी मुर्मू जी को आपने पहली महिला आदिवासी राष्ट्रपति बनाने का ढिंढोरा पीटते हुआ काम किया था, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उनके बारे में बताया था, उन्हें आपने नई संसद भवन के उद्घाटन में नहीं बुलाया? और बुलाया किन फिल्म स्टारों को जिनका कोई इस तरह से उनके सामने कोई योगदान नहीं, कोई कद नहीं? कैसे आप कह सकते हैं कि ये सारी महिलाएं एक जैसी हैं नरेंद्र मोदी जी? और अगर विपक्षी दलों के गठबंधन के लोग एक सवाल पूछ रहे हैं तो क्या आपको नहीं पता नरेंद्र मोदी जी कि आपने जो पुरानी संसद में भाषण दिया कि 650 महिलाएं ही अब तक इस देश में चुनकर संसद में आ पाई, तो आंकड़े पता चले कि केवल 2.5% उन महिलाओं में से SC ST OBC महिलाएं थी। तभी ना आप रिजर्वेशन ले आए हैं। और अगर रिजर्वेशन 7,500 में 650 महिला होने के नाते महिला रिजर्वेशन लाया गया तो आपको नहीं पता है कि 98% अगर केवल सवर्ण महिलाएं आएंगी तो अगर उसमें OBC SC ST को लाना है तो उनको कोटा देना पड़ेगा। और अगर आप कोटा नहीं देना चाहते तो इसका मतलब कि आप नहीं चाहते कि हर तबके की महिला आगे बढ़े। नरेंद्र मोदी जी, आपको वोट चाहिए, इसलिए दोनों बाहें फैलाकर आप इस देश की महिलाओं को अब एक वोट बैंक की तरह इस्तेमाल करना चाहते हैं चुनाव में, ताकि महिला पहचान के नाम पर लोग आपको मसीहा मानकर वोट दे दें। मगर नरेंद्र मोदी जी, आपने अपनी जाति OBC लिस्ट में शामिल करा के चुनाव में OBC बन के वोट OBC का ले लिया, मगर क्या आप इस देश की OBC महिलाओं को अब इतना अक्षम, इतना असहज, इतना असजग आप मानते हैं, जो आपके इस झूठ में आ जाएंगी और कहेंगी और ये पूछेंगी नहीं क्या कि महिलाएं महिलाएं एक नहीं, महिलाओं में भी बंटवारा है? नरेंद्र मोदी जी, चुनाव जीतने के कोई और रास्ते अपनाएं। कृपया इस देश में गरीब, कमजोर, मजलूम को इस तरह वोट बैंक बनाकर उनके हक के लिए उठने वाले सवालों को डराने वाले सवाल में तब्दील न कर दें। अन्यथा सबसे पहले आपको उमा भारती जी को जवाब देना चाहिए, अन्यथा सबसे पहले आपको अनुप्रिया पटेल जी को जवाब देना चाहिए। और उमा भारती और अनुप्रिया पटेल जैसे कुछ नेताओं ने बाकी बीजेपी के OBC नेताओं के सामने
एक संकट पैदा कर दिया है। वो अपने इलाके में जाएंगे तो उनके गांव की ओबीसी दलित महिलाएं पूछेंगी, ये कोटे में कोटा की जब मांग हो रही थी तो तुम क्या कर रहे थे? वो सवाल का जवाब देते नहीं बनेगा। इसलिए नरेंद्र मोदी जी के इस भाषण को मैं बेहद आपत्तिजनक और इस देश की ओबीसी महिलाओं के मेधा, संघर्ष और समझदारी पर सवाल खड़ा करते हुए भाषण के रूप में देख रहा हूं। मुझे उम्मीद है विपक्षी दलों के गठबंधन और सामाजिक आंदोलनों और सामाजिक संगठनों के इस सवाल में अगर दम हुआ तो निश्चित रूप से नरेंद्र मोदी जी के सामने एक दिन ऐसा वक्त लाना पड़ेगा कि आपको कोटा विदिन कोटा लाना पड़ेगा, ताकि पत्थर तोड़ने वाली कोई भगवतिया देवी सुषमा स्वराज के बगल में बैठे, कोई फूलन देवी बीहड़ से निकलकर अपराध का शिकार होने से आगे बढ़कर वृंदा करात के बगल में बैठे, निर्मला सीतारमण के बगल में कोई गोबर पाथने वाली भी बैठे, कोई सुषमा स्वराज की सीट पर कोई खेत में काम करने वाली ओबीसी महिला भी पहुंचे। अगर इन दोनों में आपको फर्क नहीं नजर आता नरेंद्र मोदी जी, तो माफ करिए, आप इस देश को वोट के नाम पर झूठ बोल रहे हैं। आपका क्या मानना है इस वीडियो को देखते हुए नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा जरूर। फिर मिलते हैं किसी और विश्लेषण के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।